नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चरण। सैलरीड क्लास को हर साल बोनस या फिर इंसेंटिव तो मिलता ही है। एक बार में बड़ी रकम हाथ लगने पर आमतौर पर लोग उसके अनप्लान तरीके से खर्च कर देते हैं। जिन्होंने होम लोन ले रखा है वो उसे प्रीपेमेंट में खर्च कर देते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना समझदारी कही जाएगी? अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसे में करना क्या चाहिए। आज हम आपके इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान, वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत रुस्तगी जी। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को जरा ये समझाइए कि अचानक उनको अगर बोनस या इंसेंटिव मिल जाता है तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है। इनफैक्ट होता क्या है कि बोनस या इंसेंटिव जो भी मिलना है लमसम पे आने से पहले ही एक लंबी सी लिस्ट बन जाती है। या तो खर्चों की लिस्ट बन जाती है या तो जैसा आपने कहा कि अनप्लान्ड खर्चा होता है। जबकि इंपॉर्टेंट हमें ये समझना चाहिए कि जब हमें एक लमसम पैसा मिलता है तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। और इसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। या तो आप उसको इन्वेस्ट करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको कुछ भी हिस्सा खर्च ना करें। जाहिर सी बात है, जब मिलता है तो थोड़ा खर्च भी कर सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? वो दो प्रायोरिटीज़ होती हैं। या तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट करें, या आप पैसे से, जैसा आपने कहा कि अगर मान लीजिए आपके पास एक होम लोन है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो कि आपको ये रीपे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि अगर किसी के पास होम लोन है, वो रीपे करना है, तो पहली प्रायोरिटी, क्योंकि हम होम लोन हमें लगता है हमेशा, हालांकि एक अप्रिशिएटिंग एसेट है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये बर्डन है हमारे ऊपर, तो जितना जल्दी हो सके उस होम लोन को चुकाया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये इतना आसान नहीं है। सिर्फ ये फैक्टर देख के कि हमें आप होम लोन को चुकाना है, आप ये डिसीजन मत लीजिए। आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें देखने चाहिए उस लमसम का हमें क्या करना है। एक तो पहली बात ये कि अगर आप मान लीजिए आपके पास होम लोन है तो आपको ये देखना है कि कितने साल का समय बाकी है आपको उसको रीपे करने के लिए। अगर मान लीजिए कुछ ही साल बचे हैं तो उसको रीपे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम ईएमआई का ब्रेकअप देखें तो शुरुआती जो साल होते हैं उसमें ज़्यादा कंपोनेंट इंटरेस्ट का होता है और प्रिंसिपल का कंपोनेंट कम होता है। तो अगर जब आपने एक काफ़ी बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट का रीपे कर दिया तो फिर उसको जल्दी से चुकाने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगता है ऐसे सिचुएशन में आप उसको रीपे करने का ना सोचें। दूसरा, अगर आपको ये देखना है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पे कर रहे हैं। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है और अगर आपको लगता है कि हम उतनी रिटर्न शायद ना कमा पाएँ, चाहे तो मार्केट वॉलेटाइल हो या आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तब आप सोचें कि हाँ, हम उसको रीपे करें। लेकिन अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और लगता है कि इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा बेटर है, तो फिर मुझे लगता है कि हमें उस तरीके से सोचने की ज़रूरत है। तीसरा, ये देखना है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और अगर आप लोन रीपे ना करके आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, और अगर आप फिर से आप उसको फिक्स डिपॉजिट या किसी डेट फंड में डालते हो जहां पे रिटर्न जो है आपका वो आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है होम लोन के उससे भी कम है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहें, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, तो आपको फायदा हो सकता है। क्योंकि अगर मैं पिछले 10 साल का रिटर्न देखूं इक्विटी फंड्स का एवरेज रिटर्न 19% है और 15 साल का मैं देखूं तो 15% है। अगर आप ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो जाहिर सी बात है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना एक बेटर डिसीजन है। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो टैक्स बेनिफिट मिलते हैं आपको होम लोन के, चाहे वो प्रिंसिपल रीपेमेंट हो एटीसी में या फिर सेक्शन 24 में जो इंटरेस्ट है, उसका कितने हद तक आपको उसका फायदा हो रहा है। क्या आपने प्रॉपर्टी जॉइंट नेम में ली, अपने स्पाउस के साथ दोनों को फायदा हो रहा है, या 1,50,000 की जो लिमिट है आपकी कहीं ना कहीं पूरी ही पहले से भर रही है, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको देख के आपको डिसाइड करना चाहिए कि ये जो लमसम पैसा मिला है इसको हम इन्वेस्ट करें या हम रीपे करें। क्योंकि एक चीज इंपॉर्टेंट और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आपके पास पैसा नहीं है बाकी गोल्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, बाकी गोल्स क्या है, आपके बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, आपका अपना रिटायरमेंट हो सकता है या कुछ और गोल हो सकते हैं, तो उनको इग्नोर करके सारा का सारा ध्यान सिर्फ होम लोन पे रखना मुझे नहीं लगता एक अच्छा डिसीजन होगा। हाँ, अगर आपके पास दूसरे गोल के लिए पैसे हैं तब आप सोच सकते हो, लेकिन साथ साथ आपको ये भी देखना है कि लिक्विडिटी बनी रहे और आपके जो जिंदगी के जो दूसरे गोल हैं उनके लिए भी आपको पैसा। तो जैसा मैंने कहा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको देखने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि हमें वो लमसम पैसे का क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आपके पास लमसम पैसा आ रहा है, बोनस या फिर इंसेंटिव आ रहा है, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा। अगर आपके पास बाकी लक्ष्यों के लिए पैसा है तो बिल्कुल आप उस पैसे से अपने होम लोन का प्रीपेमेंट कर दें। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो बेहतर ये रहेगा कि उस पैसे को आप निवेश करें। लेकिन अब अक्सर, जैसा कि अभी हेमंत जी आपने भी जिक्र किया, कि लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं कि एफडी में या तो ये पैसा लगा देते हैं या सोचते हैं कि डेट फंड्स में लगा दिया जाए। कहीं ना कहीं वो सेफ इन्वेस्टमेंट में रहना चाहते हैं। तो ऐसे निवेशकों को आप क्या सलाह दें
देंगे कि सेफ इन्वेस्टमेंट से हटकर क्या बेहतर रहेगा, इक्विटी में ही निवेश किया जाए? नहीं, आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है। देखिए, अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मैं समझ सकता हूं कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। अब यहाँ तो सीधे सीधे हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन कौन सी अच्छी है। एक लमसम पैसा है, क्या मैं होम लोन चुकाऊं या इन्वेस्ट करूं। अगर मेरा होम लोन का इंटरेस्ट 9-9.5% है और मेरी पोस्ट टैक्स रिटर्न 6 या 6.5% बनने वाली है, तो कहीं भी समझदारी नहीं है कि मैं लोन रीपे ना करके मैं उसको इन्वेस्टमेंट करूं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप होम लोन लेते हैं, मान लीजिए 15-20 साल के लिए, उतना लंबा समय आपके पास है और उतने लंबे समय के लिए अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, हालांकि मैं मानता हूं कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास वॉलेटाइल रहती है समय समय पे, लेकिन जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो और आप जब अगर रेगुलरली भी पैसा लगाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको जो एवरेजिंग का फायदा होता है और जो रिटर्न, जैसे मैंने आपको बताए, पिछले 15 सालों में, 10-15 सालों में जो रिटर्न हुए वो कहीं ज़्यादा है। तब ही आप इन्वेस्टमेंट का सोचें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा पैसा इक्विटी में लगा दें, लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी है, आप कंपैरिजन कर रहे हो इन्वेस्टमेंट को अपने होम लोन से, तो वहां पे तो जाहिर सी बात है आपकी जो अटेम्प्ट है वो ये होना चाहिए कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप जो हाउसिंग लोन पे दे रहे हो, उससे ज्यादा ही आपको रिटर्न मिले। बिल्कुल, लेकिन एक दूसरी सिचुएशन पे भी मैं आपसे एक जवाब लेना चाहूंगी। लोग अक्सर क्या करते हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि अगर हमारे पास कुछ पैसा है या फिर मंथली एसआईपी भी करते हैं, तो उसके साथ वो ये जोड़ लेते हैं कि हम एसआईपी के जरिए जो है वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि हमें घर खरीदना है। तो ऐसी सूरत में क्या आप उन दर्शकों को सलाह देंगे कि एसआईपी के जरिए पैसा इकट्ठा किया जाए और फिर जो है घर खरीदा जाए या होम लोन ले लिया जाए? देखिए, दोनों सिचुएशन बिल्कुल अलग हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमने होम लोन लेने का सोचा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने घर खरीदा, आप उस घर में रह रहे हो, तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, जब आप घर खरीदते हो, एक एसेट क्लास बनाते हो, एप्रिशिएटिंग एसेट है, कहीं ना कहीं वो आपकी फैमिली को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। उसके सामने अगर मान लीजिए आप एसआईपी से पैसा जमा करके आप घर खरीदना चाहते हो, तो आपको देखना पड़ेगा कितना लंबा समय लगेगा आपको, तब तक उस घर की कीमत क्या होगी। फिर आप अगर किसी रेंटेड अपार्टमेंट में या जगह में रह रहे हो, तो देखिए कहीं ना कहीं किराया भी आप दे रहे हो और वो फैमिली के लिए कहीं अनसेटलिंग भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप 1 साल या 2 साल में आप घर बदल रहे हो, अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको स्कूल के पास आपको घर मिलता है या आपकी जो प्लेस ऑफ वर्क है उसके पास मिलता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो फैमिली के लिए अनसेटलिंग हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसको प्योर मॉनेटरी टर्म में बात करूं, ये सब फैक्टर्स को छोड़ के, तो शायद मैं कह सकता हूं, मैं कुछ फैक्टर्स को छोड़ के, कि शायद एसआईपी से इन्वेस्ट करना अच्छा हो, प्रोवाइडेड आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं। मान लीजिए आप एक घर ले रहे हैं 45 लाख का और उसमें 10 लाख जो है आप वो डाउन पेमेंट कर रहे हो और 35 लाख का आप लोन ले रहे हो, और अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो आपकी जो ईएमआई है तकरीबन 31,500 रुपये बनेगी। तो 20 साल में जब आप लोन लेते हो, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 85 लाख बनेगी, क्योंकि 40 या 40.5 लाख जो है वो रहेगा इनके पास, इनका इंटरेस्ट जो आप पे करोगे, और 45 लाख का वो घर हुआ। 45 लाख का घर मान लीजिए 10% से अप्रिशिएट करता है अगले 20 साल में, तो उसकी कीमत जो है करीब 3 करोड़ 20 लाख होगी। तो ये तो हुआ जो आपने घर का लोन लिया। उसके सामने हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए हम एसआईपी से इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जो 10 लाख हमने जो डाउन पेमेंट का जो पैसा था वो भी हमने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, वो पूरा मिला के जो कॉर्पस 12% के हिसाब से अगर मैं लूँ, जो मुझे लगता है कंजर्वेटिव है, जब आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न इससे कहीं बेहतर हो सकता है। तो आप बनाएंगे कॉर्पस 4 करोड़ का, तो 4 करोड़ के सामने आपकी घर की कीमत हुई 3 करोड़ 20 लाख। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, कुछ चीज़ों को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। जो आपको कंफर्ट मिलता है, जो आपको सिक्योरिटी मिलती है, और इसमें 2 चीज़ें हमने कंसीडर नहीं की। एक तो ये कि जो टैक्स बेनिफिट्स है उसका क्या हुआ, क्योंकि हमें पता नहीं, हर इंडिविजुअल की अलग अलग पे स्केल है, लेवल है, कितना उनको इंटरेस्ट का फायदा होगा, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये सारे फैक्टर, और दूसरी बात, अगर आप एसआईपी से जमा करके पैसा लोगे तो आप किराया भी दोगे, तो ये सारे फैक्टर्स को देख के डिसाइड करना है। मुझे लगता है ये ना तो प्योरली मॉनेटरी टर्म से देखना है, ना आपको प्योरली इमोशनल रीजन से देखना है, दोनों को मिक्स करके अपना डिसीजन लीजिए। और एक एसेट बनाना मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है। घर जैसी एसेट को बनाना हर एक का एक एम होना चाहिए कि एक घर आपके पास होना ही चाहिए। बिल्कुल, तो इन चीज़ों को, इन फैक्टर्स को जो है जिस तरह से बेहतर तरीके से हेमंत जी ने आपको समझाया भी है, एक पूरा एग्जांपल देके कि आपके लिए क्या बेहतर है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं चुन सकता। आपको तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा और उसके बाद ये फैसला लेना होगा कि आपको निवेश करके जो है वो अपने पास पैसा इकट्ठा करना है या फिर होम लोन लेकर जो है
वो अपना घर बनाना है। खैर कई लोग हमारे पास अक्सर ये सवाल भी भेजते हैं, कई दर्शकों के हमारे पास एक सवाल आता है कि जो होम लोन पर ब्याज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसी सूरत में क्या वो पैसा निवेश करें एसआईपी के जरिए और उस ब्याज को कम से कम उस ब्याज को जो है अगर 20 साल तक वो लगातार निवेश करते हैं तो क्या उस ब्याज को वो पूरा वसूल सकते हैं? देखिए, इस सवाल के जवाब में तो ये कह सकता हूँ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, हमने देखा कि जो इंटरेस्ट टोटल बना 20 साल में, एग्जांपल में करीब 45.5 लाख बना। तो अगर किसी इन्वेस्टर को उतना कॉर्पस बनाना है 41 लाख का अगले 20 साल में, फिर से मैं एज्यूम करूंगा 12% का रिटर्न ये मान के कि आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको 4,000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करने हैं। अगर आप 4,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आप 41 लाख का जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसके सामने आप बना सकते हो। लेकिन असल में क्या होता है कि जो आप पैसा ईएमआई पे कर रहे हो वो तो आप कर रहे हो, बाकी पैसा जो है वो आप किसी ना किसी गोल के लिए लगा रहे हो, किसी ना किसी गोल को अलाइन कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने उस पैसे को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन प्योरली अगर हम इस टर्म से देखें कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमने इंटरेस्ट पूरा पे किया, उसको अगर हमें रिकवर करना है या उतना कॉर्पस बनाना है, तो जैसे मैंने कहा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कीजिए और काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि लंबा समय रहता है, आप उतना पैसा बना पाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सवाल अक्सर जो है लोग हमसे और पूछते हैं हेमंत जी कि डाउन पेमेंट जुटाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? क्या डाउन पेमेंट जुटाने के लिए एसआईपी के जरिए पैसा इकट्ठा करना सही रहेगा? देखिए, डाउन पेमेंट जो है वो आपकी घर की लागत का हिस्सा है। तो जिस तरह से आप घर के लिए प्लान करते हो वैसे आप डाउन पेमेंट के लिए भी प्लान करोगे। घर के लिए आप कैसे प्लान करते हो? आप पहले देखते हो कितना बड़ा घर चाहिए, कहाँ पे चाहिए, कितनी उसकी लागत आएगी, कितने समय के बाद लेना है, कितना हमें लोन लेना है, कितना पैसा डाउन पेमेंट करना है। वही रूल जो है वो डाउन पेमेंट के लिए भी अप्लाई करता है। मान लीजिए किसी को 10 लाख रुपए चाहिए, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कितने समय के बाद घर लेना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, और इन्वेस्ट करने का तरीका तो एसआईपी ही है, क्योंकि अगर आपके पास लमसम नहीं है तो आपके पास एसआईपी ही एक तरीका है, क्योंकि एसआईपी जो है कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में डिसिप्लिन लेके आता है। वो इंश्योर करता है कि आपकी इनकम का कुछ हिस्सा जो इन्वेस्ट करो, और ऐसे जो इंपॉर्टेंट गोल हैं घर लेने के जैसे या डाउन पेमेंट के लिए जो पैसा बनाना है, वो पैसा वहाँ पे चला जाता है। तो मुझे लगता है अगर आपको एक्यूमुलेट करना है छोटे छोटे पैसे से उस रकम को, तो एसआईपी सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस तरह के फंड में आप पैसा लगा रहे हो, वो डिपेंड करेगा आपके टाइम होराइजन पे। मान लीजिए आपको 3 या 4 साल का पैसा चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप इक्विटी फंड से दूर रहेंगे, वहाँ पे थोड़े कंजर्वेटिव फंड रखेंगे। अगर आपके पास 5-7 साल का समय है, तो या तो आप इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में जा सकते हो या आप लार्ज कैप ओरिएंटेड इक्विटी फंड में जा सकते हो। तो समय देख के ही अपनी एसेट क्लास चुन के और उसके अंदर फंड को चुनिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आपके लिए क्या सही रहता है, एक होम लोन लेना या फिर प्रीपेमेंट करना एक मुश्त निवेश के जरिए। लेकिन इस बीच हमारे पास एक सवाल आ गया है हेमंत जी, उसे भी शामिल कर लेते हैं। धमपाल वाघमरे का सवाल आया है, वो जानना चाह रहा है कि बाजार में निवेश करने का सही समय क्या होता है? क्या बाजार के गिरने पर निवेश किया जाए या फिर सही वक्त पर एसआईपी के जरिए निवेश करें या एक मुश्त निवेश करें? तो इसी बारे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार म्यूचुअल फंड और बाजार का आपस में संबंध क्या रहता है, जरा ये दर्शकों को समझाइए। देखिए, अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें, इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो जाहिर सी बात है जब आप नीचे के लेवल, जब बाजार में गिरावट हो तब इन्वेस्ट करें, तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन ये किसको पता रहता है कि कब बाजार में गिरावट होगी, कब बाजार चढ़ेगा? अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें तो जो गिरता हुआ बाजार था, अभी चढ़ता हुआ बाजार दिख रहा है आपको। सडनली हम देख रहे हैं कि जो मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स या स्टॉक्स जो काफ़ी गिर चुके थे, उसमें काफ़ी हमने देखा है कि चढ़ाव देखने को मिला है हमें। सडनली जो मूड है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और ये इक्विटी मार्केट में समय समय पे होता है, उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। जहाँ तक शुरुआत करने का सवाल है, देखिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहती है, वो कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। और जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो इनफैक्ट 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, स्पेशली अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, नए इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं कि इक्विटी से सही तरीके से आपको फायदा हो, तो 2 चीज़ें करनी है आपको। एक तो ये है कि आपकी टाइम कमिटमेंट जो लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए, दूसरा आपके इन्वेस्टमेंट में एक डिसिप्लिन प्रोसेस होना चाहिए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि एसआईपी से इन्वेस्ट करना एक अच्छा तरीका है। वो इसलिए है क्योंकि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, जिसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसमें क्या होता है, जब आप डिफरेंट लेवल पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको एवरेजिंग का फायदा होता है, और आप एक सिचुएशन जो बोलते हैं मार्केट टाइमिंग, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। दूसरा, जो इमोशंस रहते हैं, जो हमारे डिसीजंस को ड्राइव करते हैं समय समय पे, उसको आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से बाहर निकाल देते हो। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें इक्विटी में, जुड़े कैसे म्यूचुअल फंड? देखिए, म्यूचुअल फंड के लिए ये सोचना कि सिर्फ
इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं वो गलत होगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अलाउ करते हैं, चाहे आप डेट में डालो, चाहे आप हाइब्रिड में डालो, जिनमें दोनों का मिक्स हो, या आप इक्विटी में डालो। आपके अपने टाइम होराइजन, आपके अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप फंड चुनिए और वो फंड जो है उस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो जैसे मैंने पहले कहा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसको शुरुआत करने का कोई भी समय नहीं है। जैसा मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप आज इन्वेस्ट करना चाहें तो आज कर लें, प्रोवाइडेड आप बहुत क्लियर हैं कि आपका लॉन्ग टर्म होराइजन कितना समय का है, 10 साल है, 15 साल है, और क्या आप लमसम इन्वेस्ट करेंगे या सिस्टमैटिक करेंगे या दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। आई थिंक स्ट्रैटेजी जो है इन्वेस्ट करने की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात, इक्विटी एज एन एसेट क्लास एग्रेसिव एसेट क्लास है, समय समय पे उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा होता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको टाइमिंग करने की कोशिश ना करें, उसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना बनाएं कि सारा पैसा जो है सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा दें। सही तरीके से वेल बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए ताकि तीनों सेगमेंट जो है मार्केट के, लार्ज और मिड और स्मॉल, तीनों में सही तरीके से आपका एक्सपोजर हो, और ऐसे फंड में जाइए जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। बिल्कुल, तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन निवेश की स्ट्रैटेजी हेमंत जी आजकल के वक्त में क्या होनी चाहिए, क्योंकि आगे अगर देखें तो चुनाव भी आ रहे हैं, ऐसे में निवेशक काफी ज्यादा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार उन्हें करना क्या चाहिए। देखिए, जैसे मैंने कहा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। अगर आप मार्केट का फ़ायदा उठाना चाहते हो, मार्केट टाइमिंग का फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो मैंने पहले कह दिया कि वो बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बड़े बड़े फंड मैनेजर भी सक्सेसफुली इसको हमेशा नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो सिस्टमैटिकली ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने उसका फ़ायदा ऑलरेडी कुछ समय में देख लिया कि जो फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड, जिनमें आपको काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, उसमें एक अच्छी खासी रिकवरी अपने को देखने को मिली है। ये अगर मान लीजिए आपका समय जो है, टाइम होराइजन 10 से 15 साल है, अब ऐसे में आप 3 इलेक्शन देखेंगे, 15 बजट देखेंगे, बहुत सारे इवेंट्स होंगे जो मार्केट को और आपके इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन पे ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको इग्नोर करें, लेकिन उनको देख के अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, वो शायद एक अच्छा डिसीजन नहीं है। हमने देखा है, पहले भी देखा है, चाहे चुनाव हो या कोई भी बड़ा इवेंट हो, उसका इम्पैक्ट कुछ समय होता है, उसके बाद फिर से लाइफ मार्केट में है वो नॉर्मल हो जाती है। तो आई थिंक ये इस बार भी होगा, चाहे कोई भी पार्टी जो है गवर्नमेंट बनाए। आई थिंक लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता। अल्टीमेटली फंडामेंटल जो है इकोनॉमी के, किस तरह से मार्केट कर रही है, किस तरह से इकोनॉमी कर रही है, किस तरह से कंपनीज के रिजल्ट आते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, बजाय ये इवेंट्स। बिल्कुल, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव वगैरह से आप पर शायद बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। खैर, इस बीच हेमंत जी, हम कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। एक सवाल हमारे पास फेसबुक के जरिए आया है राहुल शर्मा का। इन्वेंको इंडिया कॉन्ट्रा फंड के ऊपर ये आपकी राय चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देखिए, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड जो है एक काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये फंड कॉन्ट्रेरियन बेट्स लेता है और अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो, और एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस फंड ने दिखाया कि जो कॉन्ट्रेरियन बेट्स जो लेते हैं वो अच्छे रिजल्ट उसके मिलते हैं। तो मुझे लगता है अगर इनका लॉन्ग टर्म होराइजन है, और इस फंड का एक्सपोजर देखना पड़ेगा और किस तरह के फंड है, बट अगर मैं इंडिपेंडेंटली इस फंड को देखूं तो मुझे लगता है क्वालिटी फंड है, इसमें एक बने रह सकते हो। बिल्कुल, तो राहुल जी, इस फंड में जो है आपके लिए बने रहने की सलाह है। एक सवाल हमारे पास ईमेल के जरिए आया हुआ है आकाश गुप्ता का, उसे शामिल कर लेते हैं। ये मुंबई से लिख रहे हैं, इनकी उम्र 30 साल है, एक निजी कंपनी में काम करते हैं और इनकी 1.5 साल की बेटी है। इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, जिसका सालाना प्रीमियम करीब 44,000 रुपए है। परिवार में इनके पिता है, बेटी और पत्नी है, और साथ ही ये बताते हैं कि ये 20,000 रुपए तक जो है वो निवेश कर सकते हैं मासिक। और इसके बाद इन्होंने अपने लक्ष्यों का जिक्र किया हुआ, जिसमें इन्हें बेटी की पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए चाहिए 20 साल के बाद, बेटी की शादी के लिए 50 लाख रुपए चाहिए 25 साल के बाद, 5 साल के लिए बाद जो है इन्हें घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट चाहिए 10 से 15 लाख की, और 30 साल के बाद जो है रिटायरमेंट के लिए इन्हें 1 करोड़ चाहिए। तो ये जानना चाहते हैं कि किन फंड्स में जो है वो निवेश करना इनके लिए सही रहेगा, SIP कितनी होनी चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा इनके परिवार के लिए बेहतर रहेगा। आई थिंक अगर मैं शुरुआत की बात करूं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये शुरुआत का प्रोसेस इनका काफ़ी अच्छा है। इंपॉर्टेंट रहता है कि आपने गोल्स को डिफाइन करो, कितना समय होना चाहिए और कितना टारगेट होना चाहिए जो उन्होंने किया। तो मुझे लगता है इनकी इन्वेस्टमेंट की जो शुरुआत है वो बिल्कुल सही है। अब इनको इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो सही एसेट क्लास चुने और सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुने उसके अंदर। तो इनके जो 3 गोल हैं, बेटी की एजुकेशन, उनकी शादी और इनके अपनी रिटायरमेंट, वो लॉन्ग टर्म गोल है। और घर के लिए जो डाउन पेमेंट के लिए पैसा चाहिए वो एक मीडियम टर्म गोल हो सकता है, क्योंकि उसका समय जो है वो 5 साल है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिफरेंट रहेगी। जो लॉन्ग टर्म गोल है उसमें आप इक्विटी फंड में SIP कीजिए, 12% के रिटर्न के हिसाब से हम मान के चलें तो इनके बेटी की एजुकेशन के लिए 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने होंगे, कि शादी के लिए 3,000 रुपये, और इनकी अपनी रिटायरमेंट के लिए
भी 3,000 करने हैं। शॉर्ट टर्म गोल जो है, जैसा मैंने कहा, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म गोल जो है वो घर की डाउन पेमेंट का, वहाँ पे रिटर्न हम मान के चलेंगे 10%, तो उनको करीब 13,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। तो कुल मिला के चारों गोल्स को अचीव करने के लिए इनके जो डिफाइंड टाइम होराइजन है उसके अंदर करीब 21,000 उनको इन्वेस्ट करना, और जैसा उन्होंने कहा भी है कि वो 20,000 तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये लंबे लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं, जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ेगी तो थोड़ा पैसा इसमें और ऐड कर सकते हो। सिर्फ 2 चीज़ कहना चाहूँगा इनके गोल के लिए। मुझे लगता है इनका जो टारगेट है बेटी के एजुकेशन के लिए 20 लाख, वो कंजर्वेटिव है। इतने सालों के बाद हायर एजुकेशन इतने पैसों में हो नहीं सकती। दूसरी, अपनी रिटायरमेंट के लिए उन्होंने गोल रखा है 1 करोड़ रुपए का, मुझे लगता है वो भी कंजर्वेटिव है, उसको थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है। जहां तक फंड्स की बात है, इनका तो जो डाउन आपके लिए जी उनका जो डाउन पेमेंट का जो, जैसा मैंने कहा, वो बैलेंस एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज और कोटक बैलेंस एडवांटेज, और बाकी जो फंड्स हैं उसमें इक्विटी फंड लगा लीजिए, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, और एक एक्सिस स्मॉल कैप और एक एल&टी इमर्जिंग बिजनेस फंड। ये 4 फंड जो हैं आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे। तो बिल्कुल आकाश जी, उम्मीद करते हैं कि हेमंत जी की सलाह के साथ आप अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम म्यूचुअल फंड से जुड़ी बारीकियां बताने के लिए। तो आज की इस खास पेशकश में इतना ही।